हेलो मित्रों, आज हम बात करेंगे बी फार्मा 8 सेमेस्टर के कॉस्मेटिक साइंस का फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे। आज हम उनके बारे में फुल्ली देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट एंड कॉस्मेटिकल एक्सिपिएंट, इन सब के बारे में एक एक करके सब टॉपिक्स के बारे में हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक क्या होता है, कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट क्या होता है। इन सब के जो यूनिट फर्स्ट में आपके आएंगे उसको कई पार्ट में हम देखेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट, definition of the cosmetic and per Indian and European regulation, evaluation of the cosmeceutical from cosmetic as QC and OTC ड्रग, कॉस्मेटिक्स एक्सिपिएंट, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट के बारे में कि कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में हम देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन जो है फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं कॉस्मेटिक साइंस का, जो कि तो चलिए देख लेते हैं। द वर्ड कॉस्मेटिक्स अराइज फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड कॉस्मेटिक्स विच मीन्स टू एडोर्न। कहने का मतलब है कि जो कॉस्मेटिक्स वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो कि कॉस्मेटिक्स होता है। इसके मतलब होता है कि एडोर्न मतलब कि सजना या सुंदर बनाना या सुंदरता निखारना, ये सब इसके मतलब होते हैं। सजना संवरना या सुंदर बनाना एडोर्न का, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो आगे बात करते हैं। सिंस दैट टाइम एनी मटेरियल यूज फॉर ब्यूटिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द अपीयरेंस इन नाउ एज कॉस्मेटिक। कहने का मतलब कि जो हम कॉस्मेटिक का यूज़ करते हैं, जिस मटेरियल का यूज़ करते हैं अपने ब्यूटिफिकेशन, कहने का मतलब कि अपने ब्यूटी को संवारने के लिए या सजाने के लिए करते हैं, और अपने शरीर को अट्रैक्शन करने, इम्प्रूवमेंट अपने बॉडी में लाते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, दूसरों को लुभावनी लगे, इस प्रकार से सुंदर रहे। इस प्रकार से हम कॉस्मेटिक का यूज़ करते हैं कि ताकि हम अच्छे से सुंदर दिख सकें, हमारी स्किन अच्छे से बेटर रह सकें। इस प्रकार से हम कॉस्मेटिक का यूज़ करते हैं। द कॉस्मेटिक इज़ द जर्नल एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी। कहने मतलब जो कॉस्मेटिक होता है इसको एक्सटर्नल पार्ट, कहने मतलब बाहरी पार्ट में हम इसको यूज़ करते हैं। कहते हैं बॉडी के बाहरी पार्ट में हम इसका यूज़ करते हैं। अभी आगे बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन के बारे में, तो उसमें हम बताएंगे कि इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इन सब टॉपिक्स के बारे में। तो एक एक पॉइंट लेकर के हम चल रहे हैं अपने फार्मापथ चैनल के माध्यम से। तो आगे देखते हैं। द अदर वर्ड दे मे बी अप्लाइड फॉर स्किन, हेयर एंड नेल फॉर द purpose of coloring, softening, cleaning, nurturing, weaving, setting, modification, प्रिजर्वेशन, रिमूवल एंड द प्रोटेक्शन, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। कहने कॉस्मेटिक जो है अप्लाइड किया जाता है हमारे, जैसे कि एक्सटर्नल पार्ट में हमने देखा आगे, तो स्किन पे अप्लाई किया जाता है, हेयर पे अप्लाई किया जाता है, नेल्स पे, जो हमारे नेल्स वगैरह होते हैं उन सब पे यूज़ किया जाता है। किस पर्पज़ से? जैसे कि कवरिंग करने के लिए, उसको ढकने के लिए, या कलरिंग के लिए, किसी प्रकार से उसको कलर देने के लिए। जैसे आप देखते होंगे लिपस्टिक वगैरह जो रहती हैं, या फिर स्किन पे जो कलर आते हैं उन सबको यूज़ करते हैं सॉफ्टनिंग के लिए, ताकि उसमें नरमी बनी रहे, क्लीनिंग के लिए, साफ़ सुथरा करने के लिए, नर्सिंग के लिए, वेविंग के लिए, सेटिंग के लिए, मॉडिफिकेशन, और तमाम तरीके से उसमें मॉडिफिकेशन बदलाव लाने के लिए करते हैं। जैसे कार्टून बनने के लिए हो गया, या फिर शादी विवाह में आप देखेंगे तो दुल्हन वगैरह ज़्यादा कॉस्मेटिक का ही यूज़ किए रहते हैं। उसमें
तमाम लोग रहते हैं जो कि मॉडिफिकेशन करके आए रहते हैं अपने बॉडी को पूरी तरीके से, तो उसके लिए यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, जिसमें इसमें कुछ किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, रिमूवल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। देखेंगे सीविंग क्रीम वगैरह जो रहता है उन सब के लिए भी यूज़ करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। इन सब का यूज़ जो है कॉस्मेटिकल के एक एक करके अभी ब्रीफ डिटेल में देखेंगे हम इन सब के बारे में। अभी ये जो चल रहा है ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है आपका, जो कि फुल्ली इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो कॉस्मेटिक्स को जो है मेनली क्लासिफाई किया गया है 4 मेनली पार्ट में, जो कि 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें हम बात करेंगे आपका कि कॉस्मेटिक फॉर स्किन के लिए, कॉस्मेटिक फॉर हेयर के लिए, कॉस्मेटिक फॉर नेल के लिए, कॉस्मेटिक फॉर हाइजीन के लिए। हाइजीन का मतलब होता है कि हमारे डेंटल या बाथिंग के लिए, कहने मतलब डेंटल जो दांतों की सफाई वगैरह के लिए होता है, जिससे हमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी प्रकार का बीमारी ना हो, या क्लीनिंग के लिए जो बाथिंग वगैरह होता है, कहने नहाने के टाइम पे जो हम सोप वगैरह यूज़ करते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो मेनली ये 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका चार्ट दो क्लासिफिकेशन, जो कि हम आपको दिखाएंगे। क्लासिफिकेशन कि कॉस्मेटिक्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चार्ट। ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट से भी ले सकते हैं या इसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो कॉस्मेटिक का है ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि हमने आपको बताया। तो इसमें भी आपको कई पार्ट में दिखाई देंगे, जैसे स्किन के लिए हम कौन कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं। स्किन के लिए हम पाउडर यूज़ करते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं, लोशन यूज़ करते हैं और कलरेंट्स यूज़ करते हैं, जो कि कलरिंग के लिए प्रोवाइड करता है। कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं और परफ्यूम जो होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। वहीं हेयर के लिए जो हमारा होता है, हेयर के लिए बात करें तो हेयर रिमूवल्स का यूज़ करते हैं, हेयर वेब्स का यूज़ करते हैं, तो प्रिपरेशन करने के लिए शैम्पूज़ का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ आई लेस प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ देखने को मिलेगी। वहीं नेल्स की बात कर लिया जाए कि नेल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, नाखून के लिए तो ल्यूक्रस यूज़ करते हैं, ल्यूक्रस रिमूवल्स यूज़ करते हैं, नेल पॉलिशिंग यूज़ करते हैं, कटलर रिमूवर यूज़ करते हैं। हाइजीन्स के लिए जैसे कि डेंटल के लिए और बाथिंग सोप यूज़ करते हैं, जिसमें हमें आपको दिखाएंगे जैसे कि इसमें आपको एक एक करके हम दिखाएंगे। जैसे कि बात किया हमने कि स्किन के लिए हमने पाउडर बात किया। पाउडर कई टाइप्स के आते हैं, जैसे कम्पैक्ट हो गया, फेस बॉडी हो गया, या पाउडर्स जो आते हैं आपको नवरत्न, डर्मिकूल, आइसकूल, इस प्रकार से आपको पाउडर देखने को मिलेंगे। वहीं क्रीम्स की बात कर लें, जैसे वेंसिंग क्रीम हो गया, या क्रीम किसी भी प्रकार का, बोरोप्लस, बोरोलिन, ये सब आती हैं। कोल्ड क्रीम आ गया, वैसलीन आ गया, वैसलीन जेली आ गया, ये सब जो होती हैं कोल्ड क्रीम आती हैं आपको, जो कि आपको मॉइस्चर, आपके बॉडी को मॉइस्चर प्रोवाइड कराती है। लोशन जैसे हो गया, स्किन लोशन हो गया, इन सब के लिए यूज़ करते हैं लोशन। वहीं क्लरेंस के लिए जैसे कि कलरिंग के लिए लिपस्टिक वगैरह हो गया, रफ़ सरफेस के लिए यूज़ होता है। हेयर के लिए हेयर रिमूवल का यूज़ करते हैं, जैसे कि वीट वगैरह आप जानते होंगे मार्केट में, जो कि आसानी से मिल जाता है। हेयर ड्रेसिंग आ गया, कंडीशनर आ गया, शैम्पू के लिए जैसे शैम्पू आपका आता है, डाई आ गया, हेयर लोशन आ गया, डेंड्रफ लोशन आ गया, इन सब का यूज़ करते हैं हम शैम्पू पर्पज़ के लिए। नेल्स के लिए आपका हो गया ल्यूक्रश हो गया, ल्यूक्रस रिमूवल हो गया, और नेल पॉलिशिंग हो गया, इन सब के लिए। और डेंटल के लिए बात कर लिए, हाइजीन का जो है डेंटल के लिए पाउडर आ गया, जैसे कि पाउडर आता है आपका डाबर का रेड
पाउडर आता है या पेस्ट आता है, जैसे कि ये आपको रेड टूथपेस्ट, कोलगेट या दंतकांति वगैरह आता है जो कि आपको देखने को मिलेगा। लोशन भी आते हैं, माउथ वाश वगैरह आते हैं, माउथ गार्गिल, माउथ वाश, इस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है। वहीं सोप की बात कर लिया तो सोप आपको मार्केट में तमाम हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, डाबर, इन सब का तमाम आपका मिलता है, जैसे लक्स हो गया, लाइफबॉय हो गया, डिटॉल हो गया, ये सब सोप आपको मार्केट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इन सब के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं, जो कि आपके रोज़मर्रा में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं ये सब, जो कि आप लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में अब पूरा आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। डिफ्रेंसिएशन ऑफ द कॉस्मेटिक एज पर इंडियन रेगुलेशन, कहने मतलब इंडियन रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। जो डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस्मेटिक एज पर इंडियन रेगुलेशन कि क्या कहता है, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, एक एक पॉइंट से समझेंगे कि अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है 1940 है। तो इसमें एक बात सबसे ज़्यादा एकदम मेनली फोकस करने वाली बात है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो हमारा आया था, आप जूरिस्प्रूडेंस में प्रीवियस में पढ़ चुके हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जो कि हमारा कॉस्मेटिक एक्ट होता है। इसमें रूल्स होते हैं, जो रूल आते हैं आपके रूल्स 1945 जो है 1945 जो है कॉस्मेटिक is defined as the means where article intended the rubbed, pureed, sprinkled or sprayed introduced into the other applied to human body and cleaning, beautification और the promoting attractiveness, अल्ट्रेशन ऑफ द, इस कहने का मतलब कि इसमें जो हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स में होता है इसको रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे कि हमने ऊपर बात किया कि तमाम प्रकार का सोप मिलता है, शैम्पू मिलता है, हेयर रिमूवल मिलते हैं, तो इन सबको रेगुलेट जो करती है हमारी जो अथॉरिटी करती है तो उसको जो रूल रेगुलेट किया जाता है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंडर में जो रूल आता है 1945, इसके थ्रू हम रेगुलेशन का काम करते हैं। और जो है इसका यूज़ जो है बॉडी पर्पस के लिए यूज़ होता है, जैसे कि क्लीनिंग के लिए होता है, साफ़ सफाई रखना, ब्यूटिफिकेशन, सुंदरता दिखाना या प्रमोटिंग अट्रैक्टिवनेस दिखने के लिए जो है ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर लिया जाए तो सेकंड पॉइंट हम एक एक करके सभी पॉइंट के बारे में देखेंगे। तो सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर लिया जाए कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होता है, इसको रेगुलेट किया जाता है, इंडियन रेगुलेट करती है अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। और इसमें रूल बताया गया कि 1945 लेबलिंग डिक्लेरेशन बाय द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड का मतलब BIS जो होता है इसको रेगुलेट करने का काम करता है। जो लेबलिंग वगैरह लगी रहती है उसमें जो कंटेंट प्रॉपर रूप से मिले रहते हैं, इन सबको जो रेगुलेट करने का काम करती है हमारा। तो BIS जो होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, इसके अकॉर्डिंग इसको रेगुलेट करने का काम किया जाता है, जो कि आपको देखने को मिलेगा या आप सर्च करके फुल्ली डिटेल देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से BIS सेट जो होता है स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोडक्शन लिस्ट ऑफ द शेड्यूल एस एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 कहने मतलब जो आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा कि शेड्यूल एस के अंडर में जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा शेड्यूल एस जो होता है, इसमें कॉस्मेटिक्स प्रिपरेशन हम करते हैं। तो इसके थ्रू जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल के अकॉर्डिंग BIS जो है इसको रेगुलेट करने का काम करती है, स्टैंडर्ड काम करती है, प्रोडक्ट का जो है लिस्टिंग का काम करती है शेड्यूल एस के अंडर में फॉलो करके। आगे बात कर लिया जाए नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। BIS आल्सो द प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ द स्किन क्रीम एंड द लिपस्टिक्स इन द स्टैंडर्ड, कहने मतलब कि स्टैंडर्ड जो है 6608/2004 में
और 9875 1990 में रिस्पेक्टिवली आया, जो है स्पेसिफिकेशन स्किन क्रीम और लिपस्टिक के लिए, जो कि है BIS ने स्टैंडर्ड किया, इंडियन स्टैंडर्ड किया। और आगे बात कर लिया जाए कि रूल्स 134 एक रूल 100 नियम जो है 134 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल का लीड डाउन रेस्ट्रिक्शन किया जाता है। और कॉस्मेटिक्स कंडीशन जैसे कि डाई, कलर एंड पिगमेंट जैसे कलरिंग एजेंट जो आते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए हम जो फॉलो करते हैं रूल 134, कहने मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक के रूल 134 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल को जो है लीड डाउन करने का, रेस्ट्रिक्शन करने का काम जो करता है कॉस्मेटिक्स डाई हो गया या कलरिंग हो गया किसी प्रकार का। जैसे आप देखे होंगे कि कई लोग हैं जो कि छपरी वगैरह रहते हैं तो वो ब्राउन कलर करा करके, रेड कलर करा करके आप देखे होंगे मार्केट वगैरह में 2-4 लोग ऐसे घूमते रहते हैं जो छपरी वगैरह होते हैं, जिनको समाज से कुछ काम नहीं होता है, उल्टा समाज को बिगाड़ने का ही काम होता है उन लोगों का। तो वो इस प्रकार से कलरिंग कराए रहते हैं जिससे लगे कि ये 2-4 बच्चे और उनको देख करके बिगड़ जाते हैं। तो इस प्रकार के पिगमेंट और कलर को रेगुलेट करने के लिए जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर जो है रूल 134 के अंदर रेगुलेट किया जाता है, जो है BIS जो करती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है इसका रेगुलेशन का काम करती है। आगे देख लेते हैं इसका नियम जो है, जो आगे टॉपिक्स है रूल्स 145 ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल प्रोहिबिट द लीडिंग एंड आर्सेनिक प्रोडक्ट कंपाउंड द कॉस्मेटिक्स एंड द पर्पस ऑफ द कलरिंग। कहने मतलब इसमें जो होता है कि आर्सेनिक कंपाउंड जो यूज़ करते हैं, आर्सेनिक जो एक प्रकार का पॉइजनस इफेक्ट भी शो करता है ये, तो इसको लीडिंग करने के लिए इसको कितनी मात्रा में डालना है मटेरियल में, कॉस्मेटिक्स में, इन सब का प्रोहिबिट भी करती है, जो यूज़ करती है, लीडिंग भी करती है, जो है रूल्स 145 के अंदर देखा जाता है, इसको रेगुलेशन का काम किया जाता है। और आगे बात कर लिया जाए कि जो है रूल 135 की रूल 135 प्रोहिबिट द इम्पोर्टेंट कॉस्मेटिक फॉर आर्सेनिक कंपाउंड हैज़ बी यूज द कलरिंग पर्पज़। जो है आर्सेनिक का यूज़ जो होता है उसको कलरिंग पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। वहीं आगे बात कर लिया है कि रूल्स 145D और 135A प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्ट स्पेसिफिकली ऑफ कॉस्मेटिक मर्क्यूरिक कंपाउंड। कहने मतलब इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है इस रूल के अंदर जो 145D और 135A है, इसमें प्रोहिबिट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली और कॉस्मेटिक कंटेनर मर्क्यूरिक कंपाउंड का किया जाता है। इन सब जो एक एक करके हमने टॉपिक्स देखा कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ द कॉस्मेटिक एज पर इंडियन रेगुलेशन के बारे में हमने देखा। तो अब आगे देख लेते हैं जो है हम डिफ्रेंसिएशन ऑफ द कॉस्मेटिक एज पर यूरोपियन रेगुलेशन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि एक कॉस्मेटिक्स जो कॉस्मेटिक्स होता है या सब्सटेंस द प्रिपरेशन इंटेंडेड टू द प्लेस्ड कंटेन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। का मतलब कि जो कॉस्मेटिक का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि इसको एक्सटर्नल पार्ट के लिए, बाहरी पार्ट के लिए यूज़ किया जाता है, बॉडी के बाहरी पार्ट के लिए इसको यूज़ करने के लिए, जैसे कि एपिडर्मिस जो हमारे मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, उन सब के लिए सेल लेयर होती हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। एपिडर्मिस, हेयर सिस्टम, नेल, लिप्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन जो होते हैं हम उसके लिए यूज़ करते हैं, जो कॉस्मेटिक का यूज़ करते हैं। और टीथ के लिए यूज़ करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए यूज़ करते हैं, ओरल कैविटी के लिए यूज़ करते हैं,
परफ्यूमिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे परफ्यूम क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, और बॉडी ऑर्डरिंग के लिए यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टिंग और द कीपिंग गुड कंडीशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जो कॉस्मेटिक का यूज़ करते हैं। तो आगे देख लेते हैं यूरोपियन यूनियन रिक्वायर्स के बारे में, जो अलग पॉइंट है। यूरोपियन यूनियन रिक्वायर द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मार्केट सेफ दैट इज दे मस्ट नॉट कैसे डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ। कहने मतलब कि इसका जो वर्क होता है, इसमें जो देखा जाता है कि मार्केट में जो कि प्रोडक्ट बिक रहा है या फिर सेल हो रहा है, वो ह्यूमन बॉडी को डैमेज ना करे, ह्यूमन बॉडी पे कुछ साइड इफ़ेक्ट ना शो करे, उस पर गलत इफ़ेक्ट ना पड़े, इन सब के लिए इसको रखा गया है। तो ये सब जो है देखते हैं यूरोपियन यूनियन रिक्वायर्स जो होता है इसके थ्रू, और अप्लाइड द रीजनेबल और फोरेंसेबल कंडीशन यूज़ करते हैं इसका। और आगे पॉइंट के बारे में बात कर लिया जाए तो यूएसए मैन्युफैक्चरिंग द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट द बिफोर दे आर मार्केट। कहने मतलब कंपनी जो होती हैं, तो जो लो होता है उसका रूल और नियम जिसको कहा जाता है, उसको ही फॉलो करके ही उसको पहले अप्रूव्ड किया जाता है, उसके बाद ही आपका जो है जा करके तब जाके मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू होता है, और फिर उसको मार्केट में फिर बेचा जाता है, इन सबको फॉलो करके। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लिया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रॉपर ऑफ कॉस्मेटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट द प्रोडक्ट सेफ। प्रोडक्ट कहना मतलब प्रोडक्ट जो होता है इम्प्रॉपर, जो कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, कॉस्मेटिक का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए। इंटेंडेड यूज़ करने से पहले उसको जो है हम ट्रायल करवा लेते हैं, या उसका पहले जो है लैब में टेस्टिंग हो जाती है कि बेटर कंडीशन है, रॉ मटेरियल इसमें कैसे पड़े हुए हैं, बेटर पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से सभी जो है इसका रेगुलेशन करने का काम करती है। और रेगुलेशन करने के लिए बात कर लिया जाए कि नेशनल लेवल पे जो है इसको कंट्री ऑफ यूरोपियन हैज़ द अथॉरिटी बॉडी ऑफ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द अपहोल्डिंग कंप्लायंस। कहने मतलब कि इसको नेशनल लेवल पे जो है कंट्री वगैरह जो होती है, यूरोपियन अथॉरिटी बॉडी जो होती है, इस पर रिस्पॉन्सिबल होता है अपहोल्डिंग कंप्लायंस करने के लिए। तो इस प्रकार से हम एक एक पॉइंट के बारे में हमने देखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ द कॉस्मेटिक पर यूरोपियन रेगुलेशन किस प्रकार से रेगुलेट किया जाता है, कि उसमें मार्केट में पहले बनाने से पहले या फिर मार्केट में लॉन्च होने से पहले उसका किस प्रकार से टेस्टिंग किया जाता है, और टेस्टिंग के साथ साथ अप्रूवल लिया जाता है किस प्रकार से। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हमने बात देखा। तो ये फर्स्ट पार्ट था जो कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्मेटिक एंड कॉस्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड कॉस्मास्यूटिकल एक्सपिएंट का जो फर्स्ट पार्ट था, जिसके बारे में हमने देखा फुल्ली डिटेल। तो अब हम देखेंगे अपना सेकंड पार्ट इसके बारे में कि इवेल्युएशन ऑफ द कॉस्मास्यूटिकल फ्रॉम कॉस्मेटिक्स, इसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से अपने फार्मापथ चैनल पे इस प्रकार से वीडियो बनाते रहें और आप तक हेल्प प्रोवाइड कराते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड।